हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्थक्वेक्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्थक्वेक्स क्या होते हैं, कैसे आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। What are earthquakes? The shaking or trembling caused by the sudden release of energy is called an earthquake. धरातल का हिलना, कंपन होना, जो किसी सडन अचानक किसी फोर्स के कारण, जो अंतर्जात हलचलों के कारण निकलती हैं, ऊर्जा जो निकलती है अंदर से, उसे हम बोलते हैं अर्थक्वेक। और उस ऊर्जा के निकलने के कारण जब भूमि में कंपन पैदा होती है, भूमि हिलती है, तो उसे हम बोलते हैं अर्थक्वेक्स। Earthquakes are usually associated with faulting and breaking of rocks. तो earthquakes मुख्य रूप से क्या है? faulting, जब चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और वहां पर जो धरातल है, भूगर्भपट्टी है, जो कमजोर हो जाती है, उस कारण से वहां पर भी earthquakes आते हैं। स्टडिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को कौन से विज्ञान के द्वारा स्टडी किया जाता है? तो उसको बोलते हैं हम सिस्मोलॉजी। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड द वेव्स दे क्रिएट, उसे हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी। और जो वैज्ञानिक ये काम करते हैं, इस भूगर्भ शास्त्री जिन्हें हम बोलेंगे उन्हें हम बोलते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। साइंटिस्ट हु स्टडी एंड मेजर अर्थक्वेक्स टू लर्न मोर अबाउट देम एंड टू यूज देम फॉर जियोलॉजिकल डिस्कवरी। सिस्मोग्राफ्स, सिस्मोग्राफ्स क्या होते हैं? मॉडर्न डे साइंटिस्ट यूज इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया था उसे हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। Seismograph is a graph output by a seismograph. This instrument records earthquake using waves. The larger the waves, the larger the earthquakes. Earthquakes basically क्या है? Earthquakes basically जो होती हैं वो तरंगे होती हैं, और जितनी ही ज्यादा तरंगे होंगी, वेव्स होंगी, उतनी ही ज्यादा मात्रा में क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। जितनी तेज उसकी गति होगी, उतनी ही तेज गति से अर्थक्वेक आएगा। द फोकस एंड एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक, देखिए आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं फोकस को। फोकस किसे बोलते हैं? द पॉइंट विद इन अर्थ वेयर फॉल्टिंग बिगन्स इज द फॉल्ट और हाइपोसेंटर। जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, जहां से अर्थक्वेक शुरू होता है, उसे हम बोलते हैं फोकस। द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द सरफेस इज द एपिसेंटर। धरातल के अंदर जहां पर अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसे हम बोलते हैं फोकस, और पृथ्वी के ऊपर वो पॉइंट जहां पे जो फोकस के डायरेक्टली ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। तो सबसे ज्यादा जो क्षति होती है वो कहाँ होती है? एपिसेंटर के आसपास के क्षेत्रों में। द टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि अर्थक्वेक बेसिकली क्या है, ये क्या होती है? तरंगी होती है, उस प्रकार से चलती हैं। तो कितने इन्हें हम बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। तो कितनी प्रकार की सिस्मिक वेव्स होती हैं? सिस्मिक वेव्स कैरी एनर्जी फ्रॉम एन अर्थक्वेक। जो सिस्मिक वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं? एनर्जी को, ऊर्जा को लेकर के चलती हैं अर्थक्वेक से अवे फ्रॉम द फोकस। फोकस जैसे ये पॉइंट है और यहाँ से ये वेव्स जो है वो जाएंगी और एनर्जी को आगे पहुंचाएंगी। ठीक है, फ्रॉम द फोकस थ्रू द अर्थ एंटीरियर एंड अक्रॉस द सरफेस। ठीक है, पृथ्वी के अंदर लेके जाएंगी और सरफेस तक भी ये पहुंच जाती हैं। Like a pebble thrown in a pond, an earthquake produces vibration like called waves. ठीक है, जिस प्रकार से एक तालाब के अंदर कंकड़ फेंका जाता है और उससे बहुत सारी तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार से अर्थक्वेक्स भी क्या करते हैं? बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होती हैं और उससे क्या होती है? तरंगों की उत्पत्ति होती है। 3 प्रकार की सिस्मिक वेव्स होती हैं, पी वेव्स, एस वेव, आई वेव्स और सरफेस वेव्स। ठीक है, तो जान लेते हैं इनके बारे में। पी वेव्स जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, ये सबसे ज्यादा तेज चलती हैं। ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, तीनों माध्यमों से भी ये गुजर जाती हैं, सॉलिड में से भी और लिक्विड में से भी और गैसेस में से। कंप्रेशनल वेव्स, मटेरियल मूवमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव मूवमेंट। ठीक है, ये कंप्रेस्ड वेव्स होती हैं, मतलब कि ये थोड़ी सी कंप्रेस्ड की हुई होती हैं और ये अपने साथ जो मटेरियल को भी उसी डायरेक्शन में मूव कराती हैं जिस डायरेक्शन में ये खुद मूव करती हैं। ठीक है, दूसरी प्रकार की वेव्स होगी सेकेंडरी वेव्स, जो क्या होती हैं? स्लोअर देन पी वेव्स। जो पी वेव्स की तुलना में ये क्या होती हैं? स्लो होती हैं।
ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड ओनली, तो ये सिर्फ सॉलिड में से ही सख्त धरातल पर ही केवल चल पाती हैं। तो इट मींस जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो कहाँ पर चलती हैं, पृथ्वी के ऊपर जो क्रस्ट है हमारी भूगर्भ पट्टी उसके ऊपर ही ये चलती हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर एक क्षति पहुंचाएंगी, धरातल के ऊपर ही, ठीक है। तो शेयर वेव्स मूव मटेरियल परपेंडिकुलर टू वेव मूवमेंट, जो मटेरियल है, ठीक है, ये वेव जो है, जो मटेरियल है उसको परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं परपेंडिकुलर टू वेव मूवमेंट, जिस दिशा में वेव जो है वो मूव कर रही होती है उस दिशा में उस मटेरियल को ये 90 डिग्री के एंगल के ऊपर मूव करवाते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये पी वेव का ये कंप्रेस्ड है वेव्स, देख पा रहे हैं आप, और ये एस वेव्स हैं, ये मटेरियल को, ये वेवलेंथ है, दो तरंगों के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं, और ये उसी प्रकार से मूव करवा रहे हैं वेव्स मटेरियल को। तीसरे प्रकार की वेव्स होती हैं लव वेव्स। लव वेव जो सरफेस वेव्स हैं ये दो प्रकार की होती हैं, लव वेव्स और रे लाइट वेव्स, ठीक है। लव वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, आर हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड shear waves existing only in the presence of semi infinite medium overlain by an upper layer of finite thickness, ठीक है। एंड लव वेव्स जो है वो ट्रेवल स्लाइटली फास्टर देन द रे लाइट वेव्स, रे लाइट वेव से ये थोड़ी सी तेज गति से चलती हैं। अब रे लाइट वेव्स के बारे में जान लेते हैं। रे लाइट वेव्स ट्रेवल एज अ रिपल विद मोशन that are similar to those of the waves on the surface of the water. They are lower than body waves, ठीक है। जिस प्रकार से एक लहर के कारण क्या है, रिपल होता है लहर, जब उसके कारण क्या है, मोशन पैदा होता है, उसी प्रकार से ये तरंगे जो है वो सरफेस के ऊपर चलती हैं, ठीक है। ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं दोनों का, लव वेव्स का भी और रे लाइट वेव्स का भी। अब टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के अर्थक्वेक्स होते हैं। एक होते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, टेक्टोनिक नाम से ही पता चल रहा है। अक्कर कब आते हैं ये, अक्कर व्हेन रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट ब्रेक ड्यू टू जियोलॉजिकल फोर्सेस क्रिएटेड बाय मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, जब प्लेटें जो है वो आपस में टकराती हैं, जब प्लेटें आपस में टकराती हैं और क्रस्ट भूगर्भ पट्टी जो है वो टूटती है, तो उस कारण से जो कंपन पैदा होती है उसे हम बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, ठीक है। दूसरे आगे वोल्केनिक अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक जो ज्वालामुखी के फटने के कारण आते हैं उन्हें हम बोलते हैं वोल्केनिक अर्थक्वेक्स। तीसरे होते हैं एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक्स, एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक्स रिजल्ट फ्रॉम द एक्सप्लोजन ऑफ न्यूक्लियर एंड केमिकल डिवाइसेस, जब कभी न्यूक्लियर रिएक्शंस हो जाएं, जैसे कोई बम फटे, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो, या केमिकल कोई डिवाइसेस में एक्सप्लोजन होता है, तो जिसकी उसके कारण जब भूमि में कंपन पैदा होती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक्स। चौथा आ गया कोलैप्स अर्थक्वेक्स। कोलैप्स अर्थक्वेक्स आर स्मॉल अर्थक्वेक्स इन अंडरग्राउंड केवर्न्स एंड माइंस, जो हमारे अंदर गुफाएं होती हैं, केवर्न्स होते हैं गुफाएं, जो गुफाओं वगैरह में आते हैं, छोटे छोटे हम जो विस्फोट करते हैं, कोई मिनरल्स कोई खनिज पदार्थों को निकालने के लिए माइंस के अंदर, खानों के अंदर, उसके कारण जो अर्थक्वेक आते हैं उन्हें बोलते हैं हम कोलैप्स अर्थक्वेक्स। टाइप्स ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, कितने प्रकार का नुकसान होता है। सबसे पहले फिजिकल डैमेज, जिस कारण से क्या आते हैं, लैंडस्लाइड्स आते हैं, भूस्खलन होता है, सुनामी आती है, फायर लग जाती है, मड स्लाइड्स हो जाता है, मिट्टी का नीचे की, और लिक्विफिकेशन, इस कारण से क्या है, ये फिजिकल डैमेज है। स्ट्रक्चरल डैमेज में क्या क्या होता है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, रोडवेज कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है। इमोशनल डैमेज में आता है मृत्यु होना, जो लोग मलबे के नीचे दब जाते हैं उसके कारण ही मुख्य रूप से अर्थक्वेक में क्षति पहुंचती है। अर्थक्वेक में मुख्य रूप से जो क्षति पहुंचती है वो लोग जिन घरों में रह रहे होते हैं उन घरों के ढह जाने से, बिल्डिंग्स उनके गिर जाने से ही उनकी मृत्यु मुख्य तौर पर होती है। ये देख पा रहे हैं आप, जैसे कि ये अर्थक्वेक आने के बाद के मंजर है, ये सड़कों का है, ये क्या कहते हैं, रोड्स में है, जो फ्लाईओवर्स हैं उसके गिर जाने से हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये क्षति जो देख पा रहे हैं ये अर्थक्वेक के कारण हुई है। अब भारत की बात करते हैं, तो भारत में कौन कौन सी जगह हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क हैं, तो अर्थक्वेक्स को मुख्य रूप से हमने 4 जोन में डिवाइड किया है, ठीक है। सबसे
है ना, सबसे जोन 2 में वो क्षेत्र है जहां सबसे कम मात्रा में क्या है, क्षति पहुंचती है। ठीक है, लो रिस्क जोन जो है जिन्हें हम बोलते हैं, तो वो उसके ये वाले क्षेत्र हैं जो ब्लू कलर से दिखाए गए हैं। ठीक है, जोन 3 में वो क्षेत्र है जो मॉडरेट रिस्क है। ठीक है, इंटेंसिटी जहां पे अर्थक्वेक की है वो है 8, 5, 6, 7, सॉरी 7 दिखाई गई है इंटेंसिटी। ठीक है, मॉडरेट रिस्क जो है जो येलो कलर से दिखाया गया है, ये वाले क्षेत्र जो है। उसके बाद दिखाए गए हाई रिस्क जोन जहां पे 5, 6, 7, 8 इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आते हैं, और जो डार्क मस्टर्ड कलर से दिखाया गया है, तो जिसमें हमारा ये वाला क्षेत्र आता है, जम्मू कश्मीर, ये सारे ये वाले जो एरियाज हैं, दिल्ली भी इसमें आता है, यहाँ ऊपर नेपाल का ये वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद आ गया वेरी हाई रिस्क जोन वाले एरियाज जहाँ पे अर्थक्वेक जो है वो नो मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी के आ सकते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक को रिएक्टर स्केल पर मापते हैं, और जो वो रिएक्टर स्केल है उसकी जो गणना है वो 0 से लेकर केवल 9 तक की जाती है, क्योंकि 9 से ऊपर का जो अर्थक्वेक होता है वो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त होता है। तो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, आप देख पा रहे हैं, ये असम वगैरह वाला जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, इसके अलावा हिमाचल का क्षेत्र है। ठीक है, ये कुछ कुछ क्षेत्र है, यहाँ पर ये गुजरात वाला क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क एरिया के अंतर्गत आता है। तो about 59% of the land area of the India is liable to seismic hazard damage। तो 59% जो एरिया है इंडिया का वो किसके अंतर्गत आता है, वो हाई रिस्क एरिया के अंतर्गत आता है। ये अभी पिछले कुछ हाल ही के पिछले 7-8 सालों में जो अर्थक्वेक आए हैं उनका रिकॉर्ड है कि 2023 में आया है इंडिया और नेपाल में, उसका मैग्नीट्यूड कितना था, 5.7 था। ठीक है, और 2022 में आया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, 2021 में असम में आया है, 2019 में महाराष्ट्र में आया है, 18 में असम में, फिर 2017 में उत्तराखंड में आया है। तो इस प्रकार से ये कुछ डाटा दिया गया है जो मुख्य रूप से जहां पर अभी पिछले हाल ही के 7-8 वर्षों में अर्थक्वेक आए हैं। हमें क्या करना चाहिए अर्थक्वेक से पहले और अर्थक्वेक के समय पे और बाद में। तो बिफोर अर्थक्वेक हमें क्या करना चाहिए, हमें फर्स्ट एड किट तैयार करके रखनी चाहिए हमेशा। स्टॉक अप एंड इमरजेंसी सप्लाईज, जो भी जितनी भी इमरजेंसी की जो चीजें हैं, जो सप्लाईज है वो हमें रेडी रखनी चाहिए। अरेंज योर वर्क एरिया फॉर सेफ्टी, जो भी जहाँ पर भी हम काम करते हैं उस एरिया में सेफ्टी मेजर्स का पहले से ही ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई आपदा घटित होती है तो हम किस प्रकार से उस आपदा से निपटें। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जब अर्थक्वेक आ रहा है, वेव्स जा रही हैं, आप जो पृथ्वी जो है वो हिल रही है, उस वक्त क्या करना चाहिए, आपको शांति से बैठना चाहिए। रिमेन काम एज द अर्थक्वेक अकर्स, डू नॉट यूज एलिवेटर्स, हमें सीढ़ियों का प्रयोग जो है वो करना चाहिए और एलिवेटर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ड्रॉप डाउन, हमें नीचे बैठ जाना चाहिए। टेक कवर अंडर अ डेस्क और टेबल एंड होल्ड ऑन, हमें, मैंने अभी भी बताया, मुख्य रूप से क्षति जो है वो बिल्डिंग्स के गिरने से होती है, तो इसलिए हमें किसी डेस्क के नीचे, किसी टेबल के नीचे अपने आप को छुपा लेना चाहिए, ताकि जो भी मलबा या जो भी बिल्डिंग गिरे वो टेबल या डेस्क के ऊपर गिरे, हम उससे बच जाएं। आफ्टर एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बाद क्या करना चाहिए, रिमेन काम एंड रीअसरिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए और आश्वस्त रहना चाहिए। रेडी टू एक्ट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, हमें बिना लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम करने की आदत रखनी चाहिए और एक्ट करना चाहिए हमें बिना हम उनके उपयोग, क्योंकि अगर हम उनका उपयोग करेंगे अर्थक्वेक के बाद तो आग लग सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमें उसका उपयोग नहीं करना है। इफ यू मस्ट लीव अ बिल्डिंग यूज एक्सट्रीम कॉशन। ठीक है, जब हम किसी बिल्डिंग को छोड़ रहे हैं तो बड़े ध्यान से सावधानी पूर्वक उस बिल्डिंग को से बाहर निकलना है। यूज टेलीफोन ओनली टू रिपोर्ट अलाउड लाइफ थ्रेटनिंग। ठीक है, और इमरजेंसी, लाइफ थ्रेटनिंग, और जब हमें टेलीफोन का उपयोग तभी करना है जब हमें किसी की जान को बचाने के लिए कोई रिपोर्ट करनी है, तभी करना है, अन्यथा हमें उनका उपयोग नहीं करना है। तो ये सारे कार्य हमें अर्थक्वेक के बाद करने हैं और अर्थक्वेक से पहले ही बताए गए हैं। ठीक है, तो ये था अर्थक्वेक के ऊपर चैप्टर। आई होप आपको इससे काफी मदद मिलेगी। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।